नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव के कत्ल के मामले की जांच जिस दिशा में जा रही है उस पर लोगों को संदेह हो रहा है, शक हो रहा है। और ये शक सिर्फ आम लोगों को नहीं हो रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लॉयर्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, सबको हो रहा है। उसकी वजह यह है कि गुरुग्राम पुलिस ने अब तक जो जांच की है, उस जांच की जो धुरी है वो एफआईआर में कही गई आरोपी राधिका यादव के पिता दीपक यादव की वो बातें हैं जिसमें उसने ये कहा है कि मुझे गांव के लोग ये ताना देते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो, इसलिए मैंने अपनी बेटी को गोली मार दी। एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक ऐसा मामला जिसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसमें किसी के पास कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं है, पीड़ित लड़की ने खुलकर किसी को ऐसी बात नहीं बताई है कि उसके साथ उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इशारों में ज़रूर बताई है। इस तरह के मामले में जिसमें कत्ल होते हुए किसी ने न देखा हो, पुलिस का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका है। और जिस तरह से पुलिस की जांच जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आरोपी के बयान पर आधारित है, जिसमें उसका कबूलनामा है। कल को अगर कोर्ट में दीपक यादव अपने बयान से मुकर जाता है, जो कि वो ज़रूर मुकरेगा ऐसा लगता है, तो इस केस का क्या होगा? मुझे तो लगता है कि शायद आरुषि तलवार वाला मामला कहीं ना हो जाए। अब ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली, और हत्या करने की बात कबूल करने के बाद उसने ये भी कहा कि वजह ये थी कि गांव में लोग मुझे ताना देते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो, और मैं उसे एकेडमी वाला काम छोड़ने के लिए कह रहा था, वो तैयार नहीं हो रही थी। इसको लेकर हमारी घर में काफ़ी दिनों से तनातनी चल रही थी और मैंने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। ये बात गांव वालों की तो छोड़िए, परिवार वालों के भी गले नहीं उतर रही है, क्योंकि किसी भी परिवार के आदमी ने ये बात खुले तौर पर स्वीकार नहीं की है कि गांव का कोई आदमी दीपक यादव को इस तरह का कोई ताना दे भी सकता है। गांव के लोग भी इस बात से सिरे से इनकार कर रहे हैं, और दीपक यादव ने भी कभी किसी आदमी को ये नहीं कहा कि हाँ, मुझे गांव के लोगों ने इस तरह का ताना दिया। किसी भी फैमिली मेंबर ने अब तक ये बात नहीं कही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक ऐसी बात जो उसका पिता किसी को नहीं बता रहा है और उसी बात को लेकर हत्या कर दे रहा है, ये बात अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है। और ऐसा ताना देने वाली बात इसलिए भी समझ में नहीं आती है क्योंकि वो गांव वजीराबाद जो है वो गुरुग्राम की बिल्कुल दहलीज पर है, और एक डेवलप्ड विलेज के तौर पर उसकी गिनती होती है। गांव क्या है, शहर का ही एक हिस्सा है, तो वहाँ लोगों की सोच जो है इतनी दकियानुसी भी नहीं है। उस गांव से बहुत सारी लड़कियां काफ़ी पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड हैं, अच्छे मुकाम पर हैं, स्पोर्ट्स वुमन हैं। तो लड़कियों के काम करने या कोई करियर परस्यू करने को लेकर कोई किसी लड़की के पिता को ताना मारेगा, ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरा ये कि ये जो दीपक यादव का परिवार है, ये उस गांव के प्रभावशाली परिवारों में एक है। किराए से लाखों की कमाई होती है, और आपको पता है समाज में जिनके पास पैसा होता है उनकी इज्जत भी होती है। तो दीपक यादव और उसके परिवार की अच्छी खासी समाज में इज्जत भी है। तो जब एक ऐसे इज्जतदार परिवार की बात होती है जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं हो, उसे गांव का कौन सा आदमी आकर ताना मार सकता है कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो? तो इस बात पर जो है लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि लोगों को शक है कि कत्ल का असली मोटिव अभी भी पोशीदा है, पर्दे में है। इसकी और जो दो वजहें हैं जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। एक ये कि जो राधिका यादव की एक फ्रेंड है जिसने अपने आप को राधिका का बेस्ट फ्रेंड बताया, हिमांशिका, उसने ये कहा है कि राधिका ने उससे ये कहा था कि वो घर में घुट रही है और उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी है, वो घर से निकलना चाहती है, कहीं आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है। और दूसरी यही बात इससे पहले राधिका के पूर्व कोच जो दुबई में रहते हैं, अजय यादव, उन्होंने भी कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि राधिका ने चैट के ज़रिए उनसे ये कहा कि वो विदेश में कहीं जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने विदेश जाने की उसकी ये जो ख्वाहिश है, इसको भी ये कहते हुए ख़त्म कर दिया है कि कहीं बाहर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसका ये कहना था कि घर में जो है उसका मन नहीं लग रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर घर में ऐसा क्या हो रहा था, और ये मन नहीं लगने वाली बात क्यों थी? पिता और बेटी के बीच ये रिफ्ट, ये दरार क्यों था? इन सारी चीज़ों के तह तक जाना गुरुग्राम पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक की तफ्तीश जो है इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद गुरुग्राम पुलिस को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी एक और वजह तो ये भी समझ में आती है कि हिमांशिका नाम की जिस लड़की ने ये बयान दिया,
उस लड़की से अब तक गुरुग्राम पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। कम से कम किसी भी पत्रकार को, खुद हमारे गुरुग्राम के जो रिप्रेजेंटेटिव है आज तक के, क्राइम तक के, नीरज वशिष्ठ, उनको भी ये जानकारी नहीं है। बल्कि नीरज से तो अभी कुछ देर पहले मैंने बातचीत की, नीरज जी ने ये कहा कि अभी तक उस लड़की को नोटिस दिए जाने तक की कोई खबर हमारे पास नहीं है। और मुझे भी नीरज जी की बात काफ़ी हद तक सही लगती है। वो इस सेंस में भी सही लगती है क्योंकि जो गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता हैं संदीप कुमार, उन्होंने खुद कहा है कि पुलिस की जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और अब तक हमने सही काम किया है। तो सवाल यह है कि पुलिस अगर एफआईआर में लिखी गई चंद लाइनों के इर्द गिर्द अपनी जांच करती रहे और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसी को ही अपना चार्जशीट का मजमून मानकर चले, तो फिर ऐसे केस में पुलिस को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि कल को ये आरोपी कोर्ट में जाकर अपनी बात से पीछे हट जाएगा। अब कुछ और पहलुओं पर गौर कीजिए। दीपक यादव के जो घर के लोग हैं उनमें से कई फैमिली मेंबर्स को मैंने ये बात कहते हुए सुना कि दीपक ने बहुत गलत किया, उसे बहुत अपराध बोध है, उसने ये कहा कि मुझसे कन्या वध हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन ये जो हो गया वो हो गया, बेटी तो हमारी चली गई, एक्सीडेंट में भी बेटी चली जाती है, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम दीपक को बचाएं। दीपक खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, वो बहुत डिप्रेशन में है, वो थाने में भी खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, हमने पुलिस से कहा है। और दीपक के एक बड़े भाई हैं, हो सकता है कज़न हो, मैं एग्जैक्ट रिलेशन नहीं जानता हूं, कल उनका इंटरव्यू में देख रहा था आज तक पर, उन्होंने ये कहा कि हम तो कोशिश करेंगे कि दीपक जो है इस मामले में बचे और हम उसको लीगल रेमेडी देने, सपोर्ट देने की भी कोशिश करेंगे। अब सोचिए कि जिस आदमी पर अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम है, उस आदमी को उसी परिवार के लोग बचाने की बात कह रहे हैं, ये कहते हुए कि बेटी तो चली गई, अब दीपक को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। और ऐसे में एक ऐसा केस जो सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पर टिका हुआ हो और तफ्तीश के दूसरे आयाम, दूसरे पहलुओं को गुरुग्राम पुलिस संजीदगी से न खंगाल रही हो, उस केस का हश्र क्या हो सकता है। दैनिक भास्कर का जो ऐप है उसने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट में दैनिक भास्कर ने कई सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लॉयर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को कोट करते हुए कहा है कि अब तक जो पुलिस की जांच है वो अपने आप में काफ़ी कमज़ोर है और बहुत मुमकिन है कि इस केस में पुलिस को बहुत धोखा हो, क्योंकि इस मामले में जिस तरह की डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जिस तरह का होना चाहिए, बुलेट मार्क, बैलिस्टिक की रिपोर्ट, किस तरफ से गोली मारी गई, कितनी गोली मारी गई, गोली मारने से पहले क्या क्या चीज़ हुआ, किन किन लोगों से पीड़ित लड़की ने बातचीत की थी, मतलब पीड़ित तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब राधिका ने अपनी मौत से पहले किन किन लोगों से बातचीत की थी, अपना हाल दिल किसको बयां किया था, उन सारे लोगों से बातचीत, पूछताछ होनी चाहिए। राधिका की माँ से बहुत गहरी और लंबी पूछताछ होनी चाहिए, भाई से पूछताछ होनी चाहिए। पूरे सीक्वेंस को समझना जो है वो गुरुग्राम पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये समझ में आए कि एग्जैक्ट मोटिव क्या था। क्योंकि चलिए कत्ल तो किसी ने कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने कबूल भी कर लिया, लेकिन कबूल करने के साथ ही अगर वो एक ऐसी दलील दे जो किसी के भी गले ना उतरे, हमारे आपके और दूसरे लोगों की बात छोड़िए, घर वालों के गले ना उतरे, जो ये कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं बाप बेटी के बीच में क्या हुआ, लेकिन ताना तो कोई नहीं मारता था और ताना मारने की वजह से कोई हत्या कर देगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बाप बेटी के बीच में बहुत प्यार था। तो सवाल यह है कि फिर वो कौन सी बात थी, वो मोटिव क्या था। इस चीज़ को जाने बगैर, उस पहलू को एक्सप्लोर किए बगैर पुलिस की जांच आखिर कैसे आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब तक जो पुलिस की जांच है वो लगता है कि उन पॉइंट्स को एड्रेस नहीं कर रही है, उन पहलुओं को छूने की कोशिश नहीं कर रही है, और ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक एक्सपर्ट ने बाकायदा गुरुग्राम के एक स्कूल में एक बच्चे के साथ जो जाती हुई थी, जो उसकी हत्या की गई थी, उस घटना को भी कोट किया है और कोट करके बताया है कि गुरुग्राम पुलिस ने उस मामले की जांच भी कुछ इसी तरह से की थी और उस केस का पुलिस ने बिल्कुल तियापांचा कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन अगर इस तरह से हो जो सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूज्ड के कन्फेशनल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द हो, तो फिर उस तरह के इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान रहता है। ऐसे में शक होता है कि कल को कहीं इस मामले का आरोपी दीपक यादव कानून के शिकंजे से छूट ना जाए और ऐसा ना हो कि सबूतों के अभाव में उसे अदालत छोड़ने के लिए मजबूर ना हो जाए। तब राधिका यादव के गुनहगार का क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवाल जो है फिर से सारे लोग पूछेंगे। हो सकता है कैंडल मार्च हो और नो वन किल्ड राधिका जैसी मुहिम चले, लेकिन ऐसा होने से पहले अगर गुरुग्राम पुलिस सिंसियरली तफ्तीश कर ले तो शायद मामले को एक सही दिशा मिले और इस मामले में गुनहगार को सज़ा हो।
तो आज की ये जो पेशकश है वो यहीं तक। इस पूरे घटनाक्रम पर जो तथ्य नए सामने आए थे और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपका नज़रिया इस पर क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमेंट्स जो मेरी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने किए हैं उनमें से कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम जो है मैं अभी पढ़ता हूँ। एक तो हमने कल राधिका यादव मर्डर केस से जुड़े अपडेट ही आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने नोएडा की एक क्राइम की स्टोरी आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक महिला और उसकी छोटी सी 7 साल की बेटी वो अचानक अपने घर से गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। नोएडा पुलिस उसे ढूंढ रही थी और पुलिस ने 2-2 बार उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन आखिरकार जो उस बेटी का पिता था और जो महिला गायब हुई थी उसका पति, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में आधार कार्ड का जो ऐप होता है वो डाउनलोड करके रखा हुआ था और उस आधार कार्ड के ऐप में जब एक आधार कार्ड से जुड़ा डिटेल चेंज करने के लिए जब एक ओटीपी आया, बल्कि कई सारे ओटीपी आए बैक टू बैक, तो उस ओटीपी के ज़रिए उस पीड़ित पिता को अपनी बेटी को ढूंढने में एक मोटिवेशन मिला। फिर वो पुलिस के पास गया और उस मामले का खुलासा हुआ। तो वो बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से एक बहुत ही शॉकिंग केस है, जिसमें पुलिस को क्रेडिट नहीं जाता बल्कि उस पीड़ित इंसान को, जिसने अपनी बेटी और बीवी को तकरीबन 5 साल पहले गुम हो गई थी वो, और उनको वापस पाया। और उस मामले में जो पीड़ित शख्स ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके बारे में अगर आप देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं, ये कुछ कमेंट पढ़ते हैं। और टुवर्ड्स ट्रुथ के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि पुलिस को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए इस मामले में। सैल्यूट है उस पिता को जिसने अकल और धैर्य का सही उदाहरण पेश किया। बिल्कुल सही बात आपने कही है। बलदेव सिंह सैनी साहब ने भी कमेंट किया, उन्होंने ये कहा है कि अगर पुलिस पहले ही CDR निकाल लेती तो कहानी पता चल जाती। बिल्कुल आपने सही बात कही। अगर मोबाइल ऐप के ज़रिए ही एक शादीशुदा महिला या कोई लड़की या कोई लड़का या पुरुष कोई भी हो, मान लीजिए अगर वो किसी के टच में आता है और किसी डेटिंग ऐप के ज़रिए डेटिंग करता है, एक दूसरे से फ़ोन पर बात करता है और फिर डिकैम्प कर जाता है, कहीं भाग जाता है, एलोप हो जाता है, तो वैसे मामले में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के अलावा और कोई दूसरा बेस्ट तरीका या ज़रिया नहीं हो सकता। तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने से यकीनन इस मामले में हो सकता है कि पहले ही इस मामले का खुलासा हो सकता था। पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानकारी ज़रूर है कि नोएडा पुलिस के जो दोषी पुलिस वाले हैं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले, उन्हें सस्पेंड करने की संस्तुति की गई है। राधिका केस में जो कुछ दिख रहा है, आनंदी क्रिएट्स लिखती हैं कि राधिका केस में जो कुछ दिख रहा है वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। बात कुछ और है जो छुपाई जा रही है। राम राम सुप्रतिम जी इन्होंने लिखा है। बिल्कुल मेरी ओर से भी राम राम, और आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सारे लोग वही बात कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि राधिका केस का सच जो है, पूरा सच सामने आना बाकी है। आधा सच तो आ चुका है और आधा सच यह है कि पिता ने गोली मारी है, उसने खुद ये बात कबूली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कल को वो मुकर भी सकता है। रही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात, तो अगर कोई बैलिस्टिक का एक्सपर्ट ये मान लीजिए प्रूफ भी कर देता है कि इसी रिवॉल्वर से गोली चली जिस गोली से राधिका की मौत हुई, तो वो रिवॉल्वर तो खैर उसके पिता का है और रिवॉल्वर पर फिंगरप्रिंट भी उसके पिता के होंगे। हो सकता है कि वो मुकर जाए और कहे कि भाई मेरी रिवॉल्वर है, फिंगरप्रिंट जो है मेरा उसमें हो सकता है। तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो भी मिल सकता है अगर पुलिस इस मामले को बहुत सिंसियरली और सीरियसली इन्वेस्टिगेट न करे तो। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा फेब्यूलस पर्सन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है एन्जॉयड द एपिसोड, heard you for the first time, and what I like the most about you that your Hindi pronunciation is very good and the way you elaborate the crime story also great. Keep it up, good work. Keep up the good work इन्होंने कहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। डॉक्टर दंपति की हत्या हुई 8 साल पहले 2017 में। हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप भाम्बू जी, ये बता रहे हैं और उन्होंने उसके बारे में डिटेल मैसेज लिखा है, पढ़ूंगा ज़रूर। मुकेश यादव जी ने भी कमेंट किया है। राम राम सुप्रतिम जी, उन्होंने लिखा है कि खेती किसानी का समय चल रहा है इसलिए मैं आपकी रेगुलर स्टोरी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर आगे पीछे प्लेलिस्ट में जाकर सुन लेता हूँ। देखिए, सड़क पर चलते हुए, ड्राइव करते हुए या बहुत सारे ऐसे काम जो आप फैक्ट्री में करते हैं जिसमें आपका कान खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप आवाज़ सुन पाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय मेरे हिसाब से ईयरफोन लगाकर कुछ भी सुनना, चाहे वो मेरी स्टोरी हो या गाने हो, वो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन खेती करते हुए, मान लीजिए खेतों में आप बीज डाल रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब मुझे तो लगता है कि वो क्या समा होगा मज़ेदार। क्योंकि
एक तो खेती बोलते ही ना बड़ा बहुत बेहतरीन विजुअलाइजेशन आंखों के सामने होता है। मतलब खेत है, हरियाली है और हल हल मान लीजिए चलाया गया है या पानी से सिंचाई हो रहा है, तो इस तरह के खुले वातावरण में रहना जाना अपने आप में एक किस्मत की बात होती है। हालांकि खेती किसानी कोई मजाक नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। हम तो शहर के लोग हैं, कभी जिसे कहते हैं कि टूरिज़्म टाइप का चले जाते हैं और हमें वो बड़ा एन्जॉयबल मोमेंट लगता है। आप लोग चूँकि जो किसान लोग हैं वो 24 घंटे 365 दिन हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं, तो आप लोग शायद उस नेचर से इतने अकस्टम्ड हो जाते हैं कि आप लोगों को वो चीज़ पता नहीं जितना हम लोगों को लुभाती है उतना लुभाता है या नहीं। लेकिन खेती करते हुए मुझे लगता है कि आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। दीपक प्रधान ने जो कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कन्यादानी पिता कन्या का हत्यारा बना, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नज़र में प्यार ही नहीं, इन्होंने कहा है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। 10 के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा कि मोटिव का पता तो नहीं, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बाप ने अपनी बेटी को 4 गोली दाग कर ख़त्म कर दिया, उसे तो मौत की सज़ा भी काफ़ी नहीं है। देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि अगर मोटिव पता नहीं होगा ना, तो जैसा मैंने आपको कहा कि कल को अगर ये मुकर गया और पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं, उस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं, सर्कमस्टेंशियल है ना, सब्सटेंशिएट करने वाली कोई बात नहीं, तो फिर तो ये बच जाएगा। तो इसीलिए एक मोटिव होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जज साहब भी तो ये पूछेंगे कि भाई ये क्या बात हुई मारने वाली, कोई है ऐसा जिसने ताना मारा हो। पुलिस से पूछेंगे कि आपने इन्वेस्टिगेट किया, कोई ऐसा आदमी आपको मिला जिसने ताना मारा हो इसको। अभी तक तो गांव में हर आदमी बोल रहा है कि हम में से कोई नहीं जानता, किसी ने ताना नहीं मारा। और खुद दीपक यादव ने भी किसी ऐसे आदमी का नाम अभी तक नहीं लिया है जिसने ताना दीपक यादव को मारा हो। तो सवाल यह है कि अगर ताना मारने की बात ही ख़त्म हो जाती है, मान लीजिए कल कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बात निकल कर सामने नहीं आती, फिर तो दीपक यादव को वॉकओवर मिल जाएगा। ये सोचने वाली बात है। मीता भट्टाचार्य ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। आई थिंक द डॉटर शुड ऑल द राइट टू मेक हर डिसीजन विद हुम शी विल स्टे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है मीता जी, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है मेरा कि एक फैमिली है तो हर आदमी का एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होता है। एक लड़की के अधिकारों की बात तो आप कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और लड़के के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन एक मम्मी पापा का भी एक्सपेक्टेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा अपने मन की करना, इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचने से नहीं चलेगा। तो आपने जो गर्ल्स के राइट की जो बात कही है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन राइट के साथ साथ कोई गर्ल या कोई बॉय, सन इन लॉ, कोई भी अपनी ड्यूटी ना भूले, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इलीना चौधरी ने कमेंट किया है, सर ऑलवेज वेटिंग फॉर योर शो, बिग फैन फ्रॉम बांग्लादेश, इन्होंने लिखा है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका इलीना। यूट्यूब ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और टेंडोल हैं, न्यूयॉर्क से हमें देखती हैं, इन्होंने लिखा है कि बिग फ़ैन बैनर्जी साहब एंड टीम। दिलवर रज़ा जो हैं, इनके आईडी से एक कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि सर मैं आपका प्रोग्राम का रेगुलर लिसनर बन चुका हूँ, आपका वर्क, आपकी एनर्जी हम सबको कनेक्ट रखती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार कॉम्प्लीमेंट, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिगो आइज़ के नाम से काटी है सुप्रतिम बैनर्जी, रिगार्डिंग द स्टोरी दैट यू जस्ट शेयर्ड, द मदर एंड डॉटर, दिस should have been taken as an example of police force to train them better, suspend them for a month or so, otherwise this is the way police force will keep doing nothing। बिल्कुल आपने सही बात कही है। जो भी अकाउंटेबल लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स भी होनी चाहिए, और अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें सज़ा भी होनी चाहिए, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे और लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप यूँ ही कमेंट करते रहिए, स्टोरी के बारे में बताते रहिए, मैं उन कमेंट्स को पढ़ता और आप लोगों के सवालों का जवाब देता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।